आशा करते हैं कि आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम से अवगत होंगे। भस्त्रिका प्राणायाम जिसे आप खींच खींच के सांस भरने का अभ्यास करते हैं, जी बिल्कुल वही भस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, इस भस्त्रिका प्राणायाम में आपको कुंभक का अभ्यास करना है, वो भी क्रिया योग प्राणायाम के मैकेनिज्म से। तो भस्त्रिका प्राणायाम का जब कभी हम अभ्यास करते हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम नासिका से वायु को तेजी तेजी से खींच खींच कर भरने का प्रयास करते हैं। आप अनुभव करिए, आप सांस को खींचते हैं, वायु को भरते हैं, तो कितना खींच पाते हैं। बल लगा के आप जो भी वायु भरते हैं वह उसकी मात्रा बहुत थोड़ी होती है। तो आज की इस प्रस्तुति में हम आपके साथ क्रिया योग प्राणायाम के अंतर्गत जिस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के मैकेनिज्म को, उसकी विधि को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप इसके एक ही अभ्यास में यह अनुभव कर लीजिएगा, जो आप भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को अपने बल से खींच खींच के भर रहे थे, वह सांस, वह वायु, आपका यह सांस अपने स्वाभाविक गति से स्वतः ही भरने लगेगा। आपको अपनी तरफ से कोई बल आदि लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए इसके इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। और भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के सबसे बड़े लाभ से भी आप अवगत हो जाइए लगे हाथ, तो उत्तम है। सो आप सभी इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आपके जो श्वसन मार्ग, सुषुम्ना मार्ग जिसे आप कहते हैं, ब्रह्मनाड़ी के मार्ग में जो 3 मूल ग्रंथियां हैं, जिसे आप शिव ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि करते हैं, उसे भी खोलने में आपको सहयोग प्राप्त होगा। जिसका लाभ आपको यह होगा कि आपका प्राण उन्मनी हो जाएगा और आपका प्राणायाम भी सिद्ध होने लगेगा। आप स्वतः ही अनुभव करने लगेंगे, क्योंकि प्राणायाम आदि तो आप ही कर रहे हैं, सो अनुभव भी आप ही को होगा। तो भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हमें वायु से शरीर को परिपूर्ण करना होगा, यानी शरीर में वायु भरना होगा। और शरीर में वायु को भरने के लिए नितांत आवश्यक यह है कि शरीर में जो पहले से ही वायु भरे पड़े हैं उसे बाहर कर दिया जाए, यानी शरीर से शरीर के वायु को बाहर कर दे। तत्पश्चात वायु को धारण करे, वायु को भरे। कहने का आशय यह कि सबसे पहले सने सने धीरे धीरे शरीर में उपस्थित वायु का रेचन कर दें, उन्हें छोड़ दें। तत्पश्चात थोड़ा सा होल्ड करें। होल्ड करने के पश्चात आप वायु को खींच के भर लेने के बाद आप अपने सांस को रोकें, और रोकने के बाद ही आपको वह विधि और उस तकनीक की जानकारी होगी जिस तकनीक के माध्यम से यह भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम संपूर्ण होगा। तो उसके लिए आप हमारे एक सांस यानी एक प्राणायाम तक प्रस्तुति में बिल्कुल बने रहें, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास करते समय हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। सो आपसे निवेदन है कि इसकी संपूर्ण विधि को जानने के लिए कम से कम आप हमारे साथ हमारे एक प्राणायाम तक अवश्य बने रहें, तभी आप भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के संपूर्ण विधि और उसके मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। और संपूर्ण विधि और मैकेनिज्म को जाने बगैर भस्त्रिका प्राणायाम का संपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। यही कारण है कि हम आप में से बहुत सारे लोग योग प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं और गोली भी खाते रहते हैं, चाहे वो एलोपैथ की खाए, चाहे आयुर्वेद की खाए, चाहे जिस किसी भी पैथ के गोली को वो लेते जरूर रहेंगे। किंतु होना यह चाहिए कि यदि हम आप योग का अभ्यास करते हैं तो शरीर स्वतः ही निरोग हो जाएगा, आपके गोली लिए बगैर ही। क्योंकि शरीर में समस्त वो केमिकल, वो समस्त रसायन, वो समस्त ऊर्जाएं डेवलप होती रहती है जिसकी आवश्यकता शरीर को है। और शरीर के हुए क्षति की रिपेयरिंग करना भी शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है। किंतु शर्त यह है कि हमारा संपूर्ण शरीर शुद्ध ऑक्सीजन से सदैव परिपूर्ण हो। सो हम इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को ऑक्सीजन से परिपूर्ण करेंगे और शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग सहित शरीर के संपूर्ण सेल तक शुद्ध ऑक्सीजन का संचार स्वतः ही हो जाएगा इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के अभ्यास मात्र से। और तीनों ग्रंथियां स्वतः ही खुलने लगेंगी, यानी सक्रिय होने लगेंगी। तो उसके लिए हमें आपको करना कुछ नहीं है, किसी एक विशेष आसन में बैठ जाना है। हम पद्मासन लगा लेते हैं। पद्मासन में स्थित हो जाने के बाद हम भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं। किंतु भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको एक विशेष बात से और अवगत कराते चले। क्योंकि हम जो भी कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हमारे प्राणायाम में
कुछ उद्घात लगते हैं और हमारे प्राणायाम के 2 उद्घात तक। तो हम इस प्रस्तुति में आपके साथ एक संपूर्ण प्राणायाम करेंगे, किंतु तीसरा उद्घात आपके साथ साझा नहीं करेंगे। यदि प्राणायाम के उद्घात को जानना हो तो उस पर भी हमने प्रस्तुति पहले ही साझा कर रखा है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। हाँ, हम कुछ लक्षण आपके साथ साझा कर दे रहे हैं, उसे आप अनुभव करिएगा इस प्रस्तुति में देखकर। क्योंकि जब द्वितीय उद्घात लगेगा, दूसरा उद्घात लगेगा, तो संपूर्ण शरीर में अंग प्रत्यंग में एक कंपन सा उत्पन्न होगा। यह द्वितीय उद्घात के लक्षण है। तो जब यह कंपन की स्थिति, यह लक्षण उभरने लगे शरीर में, तब हम उसके बाद ही इस भस्त्रिका प्राणायाम को पूर्ण करेंगे। तो प्रस्तुति में आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, सबसे पहले शरीर में वायु को भरना है। तो वायु को भरने के लिए सबसे पहले शरीर में उपस्थित वायु को हम प्रश्वास के माध्यम से खाली कर देते हैं, और इसे खाली हम धीरे धीरे करेंगे, सनय सनय करेंगे, तभी यह संपूर्ण रूप से खाली भी हो पाएगा। और खाली कर लेने के बाद हम थोड़ी देर तक सांस को होल्ड कर देंगे बाह्य प्राणायाम अथवा बाह्य कुंभक की अवस्था में। और बाह्य कुंभक की अवस्था में रुक जाने मात्र से इसका यह लाभ होगा कि हमारे शरीर में एक ऐसा वैक्यूम तैयार होगा, जिस वैक्यूम के प्रभाव से हमारे अंग प्रत्यंग और समस्त सेल में एक आपाधापी मच जाएगी। क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन का अभाव हो रखा है। क्यों अभाव हो रखा है? क्योंकि हमने वायु को सने सने बाहर प्रवाहित कर दिया है, और वह वायु शरीर में अब शॉर्ट पड़ गई है। और उस अभाव की आपूर्ति आपके द्वारा किए गए इस हठ अथवा इस छोटे से यत्न, जिसे आप बाह्य प्राणायाम में करते हैं कि सांस को रोक रखे हैं, उसके कारण शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। सो शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग सहित सारे सेल में एक हापाधापी, एक दौड़, एक एक्टिवनेस आ जाता है। वह उस ऑक्सीजन को प्राप्त करने में लग जाता है। तो इस मैकेनिज्म से शरीर के प्रत्येक सेल, चूंकि ठंडियों का मौसम चल ही रहा है, इस ठंडी के मौसम में हमारे ज्यादातर सेल डेड होने लगते हैं, और फाइनली वो टॉक्सिन के रूप में शरीर में एकत्रित होते रहते हैं, जो कि हमारे शरीर में उपस्थित जो कोई भी रोग है उसका एक मूल कारण है। और इसी एकत्र हुए डेड सेल को, जो कि टॉक्सिन के रूप में हमारे शरीर में एकत्रित हो गए हैं, उन्हें बाहर करने का अतिरिक्त कार्यभार हमारी किडनी और हमारे लीवर पर पड़ जाता है। परिणाम यह कि उनकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कमजोर पड़कर हमें अस्वस्थ करने लगती है। सो हम सर्वप्रथम यत्नपूर्वक ये केंद्र प्रकार अपने टॉक्सिन को भी इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के माध्यम से नष्ट कर सकते हैं। इस प्राणायाम का अभ्यास आप जैसे ही करेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा मात्र एक ही प्राणायाम में कि आप जो अपने हठपूर्वक और अपने बलपूर्वक वायु को भरते हैं अपने शरीर में, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। आपकी सांस अपने स्वाभाविक गति से ही उस वायु को उससे कहीं ज्यादा मात्रा में इस शरीर में भर लेगी। और यदि प्रस्तुति में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, तो भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के विधि को साझा करने के पश्चात हम आपके साथ सांस के गति को वश में कैसे किया जाए उसकी तकनीक भी साझा कर देंगे, जिसको जान समझकर उसके अनुरूप आप भी अपना अभ्यास करिएगा। आप अपने सांस को वश में करने में स्वतः धीरे धीरे माहिर हो जाइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने किसी एक विशेष आसन में, जिसमें कि हम सहजता में बैठ सके, बैठ जाएं। हम पद्मासन लगा के पहले से ही बैठे हुए हैं। पद्मासन में स्थित हो जाने के पश्चात हमें वायु को भरना है, किंतु वायु को भरने से पहले शरीर में उपस्थित वायु को शरीर से बाहर कर देना है रेचक करते हुए। अब हम आपके साथ वार्तालाप नहीं कर पाएंगे। आप प्रस्तुति में हमारे साथ अंत तक निवेदन है कि बने रहिएगा, और शरीर में उभरते ये जो कंपन आदि के लक्षण हैं उन्हें भी जरा सा आप नोटिस करिएगा। तत्पश्चात हम भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम जब करेंगे, उन्हें भी आप देखिएगा। सिर्फ एक ही प्राणायाम और एक ही सांस की बात है। तो सर्वप्रथम हम अपने वायु को बाहर फेंकते हैं, मौन धारण रखते हुए।
इस प्रकार यह एक प्राणायाम हुआ। अब देखिए, आपसे बात करते समय हमारी कोई सांस भी नहीं फूल रही है। क्यों नहीं फूल रही है? क्योंकि हमने सांस की गति, चूंकि इतने देर तक हमने सांस को अंदर होल्ड करके रखा और 4-5 बार यह जो सांस को तेजी तेजी अपने आप अंदर खींचा और फाइनल में जो सांस को बाहर हमने बाएं प्राणायाम करके, बाएं कुंभक करके रोका, उससे उसकी गति स्वतः ही कंट्रोल हो गई और आपसे बात करने में हमें सहजता हो गई, क्योंकि सांस की गति स्वतः ही सामान्य हो गई। और इस अवस्था, चूंकि 5-6 बार आप तेजी तेजी जब सांस को भर लें, सांस चूंकि आप रोक रखे हैं, तो वह अपने आप जो वैक्यूम क्रिएट हो रखा है, वह वैक्यूम अपने आप वायु को तेजी तेजी खींचेगा और भरपूर मात्रा में खींचेगा। शुरुआती अभ्यास में भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास आप 5 में रखिएगा, किंतु नितांत आवश्यक यह है कि इसका क्रम आपको ध्यान रहे और इसके बताए गए क्रम के अनुसार ही इसका अभ्यास करें। इसके अभ्यास आप शुरुआती अवस्था में 5 और धीरे धीरे आप इसकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में यह विशेष लाभकारी हो जाता है। जैसा कि सर्दियों का आगमन हो ही गया है, तो सर्दियों के आगमन से ही इसका निरंतर यदि हम आप अभ्यास करें, तो शरीर पर पड़ने वाले दुष्परिणाम जो कि सर्दियों के कारण पड़ते हैं, उसका कोई भी दुष्परिणाम आपके शरीर पर कभी दिखाई नहीं देगा। आपको बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी, ना ही आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, और समूचे दिन आपके शरीर का तापमान इस भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम के कारण एक सामान्य बना रहेगा। आपको बहुत ज्यादा ठंड आदि का आभास नहीं होगा, आपके स्फूर्ति में भी कमी नहीं आएगी। सर्दियों के मौसम में जो हमारे शरीर के सेल डेड होने लगते हैं, उससे भी बचाव होगा और प्रत्येक सेल की कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, जिसका परिणाम होगा कि हमारे शरीर में स्थित हमारे अंग प्रत्यंग की क्षमता बढ़ेगी और हमारा शरीर दृढ़ और मजबूत होगा। तो यदि आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं तो भी, यदि आप प्राणायाम सिद्ध करना चाहते हैं तो भी, यदि आप बिंदु योग के अभ्यासी हैं तो भी, यदि आप योग सिद्ध करना चाहते हैं तो भी, प्रथम तो आपको इन 3 ग्रंथियों का भेदन करना परम आवश्यक है। सो उसके लिए आप भस्त्रिका कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करें। आपके इन 3 ग्रंथियों का भेदन बड़े सहज ही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए